हेलो ब्रदर्स। तो मैंने आपको अगली पिछली वीडियो में जो दो टॉपिक समझाए थे, एक टेंस समझाया था और एक वर्ब की फॉर्म्स बताई थी, जिसमें B1 को मैंने बोला था B1 नहीं बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, B2 नहीं बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं उसे, ठीक है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा जैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो आप कैसे यूज करते हो। एनडीए में आए थे कई क्वेश्चन, तो मैंने देखा था हमारे साथ के 2-3 लड़के देने गए थे, तो उन्होंने कई क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो बहुत छोटी सी गलती कर। तो आज मैं आपको वहां से आगे का पढ़ाऊंगा। मैंने टॉपिक 2 पढ़ा दिए थे, अब टॉपिक नंबर 3 है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 3 जो मेरी आए शुरुआत है, इसमें स्टेप नंबर 1 है। आपको पीछे की वीडियो देखनी होगी, लेकिन नहीं भी देखोगे तो भी आपको ये पूरा समझ में आएगा, लेकिन वो आपको और अच्छी चीज है। जैसे किसी टीचर पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया कहाँ से है, बिल्कुल बेसिक से, तो वो आपको देखना है पिछली वीडियो में। जैसे आप उसे ही नहीं देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा लिखा देते हैं, नोट पॉइंट लिखा दिए, रूल लिखा दिए, कुछ भी करा दिया, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो हमारा बेसिक बेस ही नहीं मजबूत होगा तो हम जड़ पे फलक पे कैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है टाइम का एक्शन से क्या रिलेशन है, ठीक है। जो हमारा टाइम है, टाइम जो हमारा टाइम है उसका एक्शन से मतलब क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों रिलेटेड है। तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये कोई भी महापुरुष है, हमारे आदमी है, बच्चा है, भैया कोई भी है, तो ये ठीक है, ये हमने बना लिए, ठीक है। या फिर ऐसे ना, हम ऐसे बना लिए रहे, आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये मतलब कोई रोड है, जैसे हाईवे होता है, या कोई भी अपने घर के रोड होते हैं, गांव में चक रोड होते हैं, वो होते हैं, तो वो वहीं पे खड़े हैं। ये हमारा रोड है, वो रोड के किनारे पर खड़े हैं, ठीक है। तो जैसे रोड की मतलब शुरुआत होता है, रोड जैसे शुरू होता है रोड, वहां पे वो खड़े हैं और उन्हें यहाँ तक जाना है, उनका घर है यहाँ पे या खेत है या कुछ भी है, उन्हें यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उन्हें यहाँ तक जाने में रनिंग करेंगे या फिर पैदल चलेंगे, तो उनकी कुछ तो एक्शन होगी, वो कुछ तो एक्शन करेंगे। तो यहाँ से वो गए यहाँ तक, तो उन्होंने क्या किया, एक्शन। तो भाई बिना एक्शन के तो जा ही नहीं सकते, आप क्या ऐसे बोल जाओगे, ऐसे तो जाना तो आराम ही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारी जो वो यहाँ से इधर गए, तो रनिंग करके गए, मान लो रनिंग करके गए, तो वो रनिंग करके गए, तो उन्होंने उनकी रनिंग, जो रनिंग है उनकी, वो एक्शन, तो एक्शन है। जो रनिंग करने में जो हमारी एक्शन है, एक्शन करने में हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम तो अपना चलता रहता है, टाइम कभी रुकता नहीं। तो भैया यहाँ से और यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम, कुछ तो टाइम लगा ही होगा, ठीक है। ये एक्शन और ये टाइम और ये हमारी रनिंग। यहां से वो दौड़े, उन्होंने रनिंग की, रनिंग मतलब एक्शन की, तो एक्शन करने में उन्हें कुछ तो टाइम लगा ही होगा। तो हम उनकी जो स्पीड, तो उन्होंने रनिंग की तो उन्हें कुछ तो स्पीड ली होगी, रनिंग करने में कुछ तो स्पीड ली होगी। तो स्पीड एंड टाइम, जो थोड़ा साइंस में है, मैं समझा दूं आपको, थोड़ा सा साइंस समझेंगे। स्पीड, सॉरी गलती तो हो जाती है, तो स्पीड, तो उन्हें यहां से यहां तक जाने में कुछ तो स्पीड लगी होगी,
अरे रनिंग करना है भाई, तो कुछ तो 2 की स्पीड में चले तो होंगे, तो उन्होंने रन की। तो हमारी स्पीड थी 2 की, मान लो 2 की स्पीड पे भागे, दूर घर है उनका 1 किलोमीटर। तो उन्हें यहाँ से अपने घर तक जाने में लगभग 10 मिनट लगती हैं, 10 मिनट लगती हैं, ठीक है। तो हम इनकी स्पीड को मान लो, हम इनकी स्पीड को इतना बढ़ा दें, इन्फिनिटी कर दें, इन्फिनिटी तक ले जाएं, मतलब अनंत तक ले जाएं, इतना बढ़ा दें, इतना मैक्सिमम कर दें, इतना मैक्सिमम कर दें कि वो ऐसे दिखे जैसे हमने ये ऐसे किया, ऐसे तुरंत। तो उन्हें टाइम तो उनका बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब हम उनकी स्पीड इन्फिनिटी करेंगे, हमें बताई नहीं कितनी भाई, 11.2 किलोमीटर से हम जब किसी वस्तु को घंटे तो बाहर निकल जाती है गुरुत्वाकर्षण से। तो इसे भी हम इतना मैक्सिमम करते हैं, इतना मैक्सिमम करते हैं कि इसका टाइम हमारा 0 हो जाएगा। जब हम किसी की स्पीड मैक्सिमम कर देंगे ज़्यादा, तो उनका टाइम हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, टाइम हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम के एक्शन में कुछ भी नहीं है। यदि टाइम लगेगा तो एक्शन होगी, और ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आगे टाइम लगाएंगे एक्शन होगी। तो भैया पहले टाइम लगेगा, उसके बाद एक्शन शुरू होगी, हमारी सेकंड शुरू हो जाएंगे, उसके बाद एक्शन शुरू होगी। तो ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। और स्टेप नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 तो टाइम के बारे में समझा रहा हूँ, टाइम के बारे में, ठीक है। तो टाइम अपने आप में 2 प्रकार का होता है। अब आप बोलोगे क्या सर? तो भैया समझो, टाइम अपने आप में 2 प्रकार का होता है। क्या सर आप वहां से 2 प्रकार का ले आए? टाइम तो हमने एक ही तरह प्रकार का पढ़ा है। तो टाइम अपने आप में 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉइंट ऑफ टाइम, और नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसी टॉपिक पे ये एनडीए में आया था। तो बच्चे कह रहे थे पहली गलती हो तो उसमें नोट पॉइंट बदल लेते हैं, दूसरी गलती हो तो उसमें नोट पॉइंट बदल लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं, नो नोट पॉइंट। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे मैं कोई उदाहरण लेता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे आप समझ लोगे किसी बिंदु पर तुरंत किया। जैसे मैंने 10 बजे मूवी देखी, मतलब मैंने एक 10 बजे मूवी देखी। तो जैसे उसने वॉच ए मूवी एट 10 o'clock। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? आप मुझे बताना, आप बताना सही है या गलत है। तो मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया मूवी है हमारी, वो कम से कम, मूवी की बात हो रही है ना, तो मूवी हमारी 2 घंटे की हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, और 1.5 घंटे की भी हो सकती है। तो भैया 1.5 घंटे की मूवी आपने 10 बजे में देखी। 10 बजे में कितनी देर लगी? 1 सेकंड, तुरंत 10 बजे। जैसे हमारी 9:59 हो रही है तो तुरंत 10 बज जाएंगे। तो भाई 2 घंटे की मूवी आपने और 1 सेकंड में देखी, ऐसा तो संभव है? तो ये तो हमारा मैच कर ही नहीं रहा, इसमें तो कोई गलती नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई गलती नहीं, तो मैं बता रहा हूँ 10 बजे, मतलब कोई इतनी बड़ी मूवी आपने 10 बजे कैसे देख लोगे? तो ये यहाँ पे वॉच नहीं, वाज वॉचिंग, अरे चल जा भाई, वाज वॉचिंग। तो मैं 10 बजे मूवी देख रहा था। ये नहीं कि मैंने 10 बजे मूवी देख ली। तो भाई कैसे देख ली? 2 घंटे की मूवी
तूने 10 बजे कैसे देखी, ऐसा तो असंभव है, क्या भगवान है भाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब जो दूसरा उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ही वॉच्ड, यार क्या लिखा है, ही वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। तो भाई मैं कल तो एक मूवी देख सकता हूँ, कल तो बहुत 24 घंटे बाद कल आती है हमारी, जैसे तो यस्टरडे 24 घंटे का होता है हमारा, यस्टरडे तो 24 आवर का होता है हमारा। ठीक है, यस्टरडे तो 24 आवर में हम 1 घंटे या 1.5 घंटे की मूवी तो देख सकते हैं। इसमें नहीं देख सकते, 10 o'clock तो तुरंत बच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बाद वॉचिंग मिल जाएगी, तो ये तो हमारा सही है, ये गलत था लेकिन इसमें हमने सही कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर हम एट दिस टाइम लगा दें यस्टरडे, कल इसी टाइम पे, तो वो अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे ये आपको नोट करने हैं, अगर आपको पढ़ाते समय नोट कर लेते हो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जहाँ पर डाउट हो तो पूछें, तो हम आपको और अच्छे से डाउट नहीं छोड़ेंगे आप पे, और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने 2 आपको बता दिया जो क्लियर हो गए हैं। अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम yesterday, तो बताओ भैया, आप बताओ ये सही है या गलत है, बताओ। सही है? अरे ना भैया ना, ये एट दिस टाइम इसी समय पर, ना भैया ना, इसी समय पर। कल मैंने इसी समय पर एक मूवी देख ली, तो मैं इसी समय पर कैसे देख सकता हूँ? 1 मिनट, अभी मानो कि 4:15 हो रही है, तो मैंने कल 4:15 पर मूवी कैसे देख ली? 1.5-2 घंटे की मूवी तो नहीं देख सकता ना। तो यहाँ पर ये गलत, ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वॉच्ड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया। तो ये हमारे यहाँ पर ही वाज वॉचिंग लगी, अरे यार ही वाज वॉचिंग लगी। ठीक है, ये आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इससे आगे का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 इम्पोर्टेंट है और मैंने उदाहरण दिए थे। ठीक है, और राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्या सही लिख रहा हूँ। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब जो स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको, अब आप बोलोगे सर बहुत देर हो गई आपको पढ़ाते पढ़ाते, अब टेंस की परिभाषा तो बता दो। सर पूछते हैं कि अब आपने पिछली वीडियो में बोला है कि टेंस को काल नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? ना भैया ना, टेंस को काल नहीं बोलते हैं। देखो स्टेप नंबर 3, टेंस किससे मिलकर बनता है? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन से मिलकर टेंस बनता है। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा दूं, इसकी परिभाषा आप कभी भी नहीं भूलोगे, और किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी ये परिभाषा आज तक, और ना टेंस की परिभाषा किसी से आपने पढ़ी होगी। तो देखो, किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का
किसी भी, अब आप बोलोगे सर पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, फिर बाद में इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि आप बोलोगे अगर आप इंग्लिश के टीचर हो तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोला करोगे, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का, किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर होना टेंस कहलाता है। पुनः, किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर होना टेंस कहलाता है। तो टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एनी पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या? टेंस इज यूज टू टेल अबाउट एनी क्वेश्चन इज पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर होना ही टेंस कहलाता है। तो ये आपको आई थिंक पूरा समझ में आया होगा। अब मैं जो स्टेप नंबर 4 है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 हमारा है, वो है वर्ब। अब बोलोगे सर वर्ब केवल एक्शन को व्यक्त करती है, बोलोगे ना, तो वर्ब सर केवल एक्शन को व्यक्त करती है। तो वर्ब को भी हम दो, मतलब वर्ब जैसे एक्शन है, एक्शन को मैंने समझाया था आपको स्टेप नंबर 3 में, अगर एक्शन नहीं होगी तो टाइम नहीं होगा, और टाइम होगा तो टाइम के साथ एक्शन होगी, और बिना टाइम के एक्शन हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये भी हम टाइम प्लस एक्शन को मिलाकर वर्ब बनती है, ठीक है। या फिर मैंने अगली वीडियो में समझाया, इसे भी वर्ब बोल सकते हैं, इसे भी वर्ब बोल सकते, एक्शन को भी वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ही, यदि टेंस में टाइम नहीं होगा तो हमारा टेंस गलत होगा, और यदि एक्शन नहीं होगी तो भी हमारा टेंस गलत होगा, ठीक है। जैसे ही डूइंग हिज वर्क, ठीक है। अब आपको इसमें ये खाली जगह दिख रही है तो आपके मन में कुछ तो आ रहा है। अब ऐसे ये तो सर हमारी वर्ब हो गई, और ही डूइंग हिज वर्क, तो सर इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा, इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इज लगा दी या वॉज लगा दो आप, ठीक है। तो ये इज है ना, ये सिंगुलर फॉर्म बताई थी ना मैंने, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। ये ऐसे आई है, सिंगुलर फॉर्म बताई थी, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने में एक प्रेजेंट टाइम होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट, तो ठीक है, ये B1 वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सफिक्स में ING, तो ठीक है। तो मैंने प्रेजेंट, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने में एक प्रेजेंट होती है, अपने में एक प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हमारी कॉन्टिन्यूअस हो गई, कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपको आई थिंक पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और उदाहरण दे दूँ आपको। जैसे दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है। तो ये अपने में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और डन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो हमने थर्ड फॉर्म को क्या बोला है, परफेक्ट, और ये अपने में प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा बन गया, ठीक है। ये आपको आई थिंक पूरा समझ में आ रहा होगा। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब होती हैं वो कैसे बनती हैं या फिर कैसे यूज होती हैं।
तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में टेंस, हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब, ठीक है। स्टेप नंबर 5, तो देखो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। या फिर यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म लिख दें जो आपको समझाई दिया है, कॉन्टिन्यूस, और ये हमारी सिंगुलर। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आज के बाद आपको टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने में प्रेजेंट होती है, तो मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इज को हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ। डू है वो जो हमारी, वो अपने में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, और इसकी कंटिन्यूस फॉर्म होती है, वो होती है डूइंग। अब कहोगे सर क्या छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रही हो, तो आगे हम देखना क्या पढ़ा रहा हूँ। और इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, वो एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, वो होती है डज, ठीक है। वो तो सिंगुलर और प्लूरल आप जानते ही हो कि डू और एक वचन करता है बहुवचन, ठीक है। और जो पास्ट में होती है जैसे हैव भी तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, और कंटिन्यूस फॉर्म इसकी हैविंग होती है, हैविंग होती है, और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो हैज़ होती है, जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो हैज़ होती है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा हो। अब जो लास्ट होती है, अब आप बोलोगे सर बाज वाली रह गई, ठीक है, तो वो मैं समझा देख। एक और होती है वी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और बॉज होती है ना, बॉज हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और बॉज या वर, बॉज, ये बॉज या वर हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और इसमें जो बीन होती है जैसे हैव बीन, हैड बीन बोल देते हैं, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। और इसकी बीइंग हो जाती है कंटिन्यूस फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म तो आप जानते हो या लिख दूँ, जैसे अरे भाई इज एम आर, इज एम आर हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपको अब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट आसानी से समझ लोगे। अब कोई भी टेंस दिखाई देगा आपको तुरंत आप समझ लोगे, ठीक है। तो इससे जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं नाउन, वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है।